स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत है। और भी हम डिस्कस कर रहे थे मटेरियल में हमने प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल को डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ मॉडल कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल एंड इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू कि जिस मटेरियल को हम इशू कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग किस बेसिस पे की जाएगी। वी हैव डिस्कस डिफरेंट मेथड्स अंडर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। उसके बाद हमने डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल कि कैसे हमें स्टॉक लेवल को मेंटेन करना है, ऑन व्हाट बेसिस वी हैव टू डिटर्मिन दैट शुड बी द स्टॉक लेवल इन द स्टोर कि मिनिमम लेवल हो सकता है, मैक्सिमम लेवल हो सकता है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल हो सकता है, डेंजर लेवल हो सकता है, रीऑर्डर लेवल हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट स्टॉक लेवल्स जो हमने डिस्कस किए। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया था क्या, स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो स्टॉक लेवल में हमने डिस्कस किया था कि कितना स्टॉक जो है आपको मेंटेन करना है, चाहे फिर वो मिनिमम स्टॉक लेवल हो कि मिनिमम स्टॉक लेवल अगर हमें निकालना है तो हमें देखना होगा कितना मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हम देखते हैं कितना मैक्सिमम मेंटेन किया जा सकता है। एक डेंजर लेवल हो सकता है कि डेंजर लेवल पे पहुंचते ही आपको जो है एक इमरजेंसी परचेज का ऑर्डर देना पड़ता था। एवरेज स्टॉक लेवल हो सकता है जिससे मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज कैलकुलेट कर लेते थे। और एक रीऑर्डर लेवल हम कैलकुलेट करते थे। आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक लेवल पढ़ रहे थे तो स्टॉक लेवल में हमने एक पढ़ा था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल में हमने क्या पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल में हमने पढ़ा था कि रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक एट विच अ न्यू ऑर्डर ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल इज इनिशिएटेड। कि रीऑर्डर लेवल स्टॉक लेवल का वो लेवल है जिस पर पहुंचते ही हमें एक नए रॉ मटेरियल को परचेज करने का एक नया ऑर्डर देना पड़ता है। तो रीऑर्डर लेवल पर हमें ये पता चल जाता था कि अब आपको मटेरियल परचेज करना है। कि रीऑर्डर लेवल क्या बताता है, इट सेज, क्या कहता है, इट सेज दैट यू हैव टू परचेज, you have to place a new order to purchase material। अगर हम रीऑर्डर लेवल की बात करें तो रीऑर्डर लेवल क्या कहता है, रीऑर्डर लेवल कहता है कि आपको जो है अब एक नया ऑर्डर जो है देना है माल खरीदने का। लेकिन रीऑर्डर लेवल ये नहीं कहता है कि माल किस क्वांटिटी में खरीदा जाएगा। रीऑर्डर लेवल डज नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ मच मटेरियल हैज़ टू बी परचेज्ड, व्हाट क्वांटिटी हैज़ टू बी परचेज्ड, दैट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल सिर्फ हमें ये बताता है कि आपको कब माल खरीदना है, लेकिन कितना माल खरीदना है ये रीऑर्डर लेवल नहीं बताता है। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, अब आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप रीऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप रीऑर्डर क्वांटिटी भी कह सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो आपको परचेज करनी है। रीऑर्डर लेवल पे आपको ये पता चल गया कि अब माल खरीदना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपको ये पता चल जाएगा कि कितना माल खरीदना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी एंड इट इज दैट आइडियल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी परचेज्ड दैट विल मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आइडियल क्वांटिटी है परचेज करने के लिए जो आपकी
इन्वेंट्री कॉस्ट को जो है कम से कम करता है, रेड्यूस करता है। फिर वो इन्वेंट्री कॉस्ट चाहे होल्डिंग कॉस्ट के टर्म में हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट के टर्म में हो, या शॉर्टेज कॉस्ट के टर्म में हो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या बताता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको बताता है कि कितना माल खरीदना है। इकोनॉमिक क्वांटिटी इज दैट आइडियल एंड एडिक्वेट क्वांटिटी टू बी परचेज्ड that will not arise the situation of understocking or overstocking. It will make a balance between the overstocking and the understocking, कि understocking और overstocking की प्रॉब्लम को arise नहीं होने देता है कौन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम जो है रीऑर्डर क्वांटिटी भी है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, तो आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is that ideal quantity of an order a company should purchase to minimize the inventory cost, such as holding cost, shortage cost, and ऑर्डरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट आइडियल क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्डर ए कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज द रीऑर्डर क्वांटिटी। कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक रीऑर्डर क्वांटिटी ही है कि जब आपको एक नया ऑर्डर देना है परचेज करने के लिए, तो वो नया ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का होगा, कितने यूनिट परचेज करने होंगे, तो वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जिससे कि एक ये पता चल सके कि हमें आइडियली कितना माल खरीदना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमें हमारी डिमांड 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की और हम 500 यूनिट्स का रॉ मटेरियल खरीद लें, तो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा भी ना हो कि 80 यूनिट्स का ही रॉ मटेरियल हमारे पास हो, उससे अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन in order to make a balance between overstocking and understocking. So under economic order quantity you try to find out an adequate quantity of material to be purchased, कि एक एडिक्वेट क्वांटिटी, एक आइडियल क्वांटिटी हम निकालते हैं और वही आइडियल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, अब इसको एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी कुछ एजम्पशन भी हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो है इनकी एजम्पशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है ठीक है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, वो भी मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूँगा। पहले आप इसकी जो है कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को आप जो है डिस्कस कर लीजिए, जो इस मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ।
assumptions of economic order क्वांटिटी। क्या क्या एजम्पशंस हैं, यानी किन किन एजम्पशंस पर वो बेस्ड है। तो पहली एजम्पशन है एंटीसिपेटेड यूसेज और कंजम्पशन, एंटीसिपेटेड यूसेज और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल is known and per unit purchase price is also known। पहली एजम्पशन है क्या कि एंटीसिपेटेड यूजेज और कंजम्पशन। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रिडिक्टेड कंजम्पशन, कि कितना कंजम्पशन होगा फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड कंजम्पशन। तो कि फ्यूचर में कितना कंजम्पशन होगा दैट इज नोन, वो हमें पहले से पता है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। जो हम एज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंजम्पशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी वेरिएशन between the anticipated consumption and the actual consumption. So we assume that the anticipated consumption will be fixed and known. And दूसरी चीज per unit purchase price is also known, और किस यूनिट किस प्राइस पर वो परचेज किया जाएगा, what will be the per unit cost, what will be the per unit purchase cost of the material, that is also known। यानी कि प्राइस में भी वेरिएशन नहीं होगा, परचेज प्राइस में भी वेरिएशन नहीं होगा, और उसके कंजम्पशन में भी वेरिएशन नहीं होगा। कंजम्पशन भी फिक्स्ड होगा और उसका परचेज प्राइस भी फिक्स्ड होगा। पहली एजम्पशन तो ये है। उसी केस में जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप अप्लाई कर सकते हो जब ये एजम्पशंस जो है सेटिस्फाई हो रही होंगी, ठीक है ना। एजम्पशन का मतलब है, ये पहली एजम्पशन का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब आपका क्या कंजम्पशन होगा, फ्यूचर कंजम्पशन क्या है वो भी आपका फिक्स्ड है, नोन है, और वो उस मटेरियल को किस प्राइस पे परचेज किया जाएगा वो भी आपकी नोन है, फिक्स्ड है। तब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मेंटेन कर पाओगे। दूसरी एजम्पशन क्या है, व्हाट इज द सेकंड एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन आपकी है रेट ऑफ कंजम्पशन rate of consumption of material is fixed and constant। यानी कि टोटल पहली जो एजम्पशन है वो कह रही है कि टोटल जो कंजम्पशन है वो तो फिक्स्ड है ही। दूसरी एजम्पशन कह रही है कि रेट ऑफ कंजम्पशन भी फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। कि रेट ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है कि किस क्वांटिटी में उसको कंज्यूम किया जाएगा ओवर द टाइम पीरियड। कि मान लीजिए आपने 6 महीने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो और आपने कहा कि 6 मंथ में जो है 20,000 यूनिट का कंजम्पशन होगा, तो ये तो होगी पहली कंजम्पशन कि आपको पहले से पता है कि आने वाले 6 मंथ के लिए जो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है 6 महीने के अंदर 20,000 यूनिट का कंजम्पशन होगा। लेकिन उस 20,000 यूनिट का कंजम्पशन हर महीने कितना कितना होगा ये भी फिक्स्ड और कांस्टेंट होना चाहिए। आपने कहा कि हर महीने जो है 3,000 यूनिट का कंजम्पशन होगा, तो हर महीने 3,000 का ही कंजम्पशन होगा। दिस इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। ये है आपकी सेकंड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन क्या है, थर्ड एजम्पशन है आपकी ordering cost is fixed, ordering cost is fixed and fixed per unit and known।
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है पहले समझ लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है कि जब आप कोई एक ऑर्डर देते हो, व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, तो किस कॉस्ट पे आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। मान लीजिए आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और आपने कोई एक ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने कोई बुक परचेज़ की और उसका जो आया प्राइस वो आया कि 500 रुपीज़ की बुक है, तो दिस इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि जितनी कॉस्ट पर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ द कॉस्ट एट विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड एन ऑर्डर इज इनिशिएटेड टू परचेज, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो थर्ड एजम्पशन क्या कह रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स्ड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें फ्लक्चुएशंस हों कि एक महीने ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अगले महीने परचेज करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ होगी। नो, आप जितने टाइम पीरियड के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एज्यूम कर रहे हो, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दैट शुड बी फिक्स्ड एंड दैट शुड बी नोन। वो फिक्स्ड भी होनी चाहिए और नोन भी होनी चाहिए, तभी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप कैलकुलेट जो है मेंटेन कर पाओगे। फोर्थ एजम्पशन क्या है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज fixed per unit and it is also known. Carrying cost is fixed per unit and it is also known. Carrying cost क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक ही बात होती है। कैरिंग कॉस्ट होती है कि मान लीजिए आपने ऑर्डर दिया, कितनी कॉस्ट का ऑर्डर दिया वो तो आपकी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल आपको रिसीव हो गया, अब उसको आपने रिसीव कर लिया है, अब उसको जो मेंटेन करना है, चाहे फिर वो वेयर हाउस से मेंटेन करना हो, फिर चाहे वेयर हाउस से लेके फैक्ट्री साइट तक ले जाना हो, उसका प्रोडक्शन करना हो, प्रोडक्शन होने के बाद फिर से उसको वेयर हाउस में स्टोर करना हो, और जब तक कि वो माल फाइनली सेल ना हो जाए तब तक जो आप उसको मेंटेनेंस उसका आप कर रहे हो, वो कहता है कैरिंग कॉस्ट। सो यू कैन से कैरिंग कॉस्ट इज ए काइंड ऑफ होल्डिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, कि जो माल को माल के मेंटेनेंस में है, उसको होल्ड करने में जो आप कॉस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। तो वो कह रहा है फोर्थ एजम्पशन, कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड पर यूनिट। केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट ही फिक्स्ड नहीं होगी, कैरिंग कॉस्ट को भी फिक्स्ड होना चाहिए पर यूनिट टर्म में, और इट इज ऑल्सो नोन। कैरिंग कॉस्ट भी पर यूनिट फिक्स्ड होगी और वो नोन भी होगी, ठीक। फिर फिफ्थ एजम्पशन है डिमांड इज यूनिफॉर्म। जो डिमांड है वो यूनिफॉर्म है, आप कह सकते हैं अनकॉन्स्टेंट। डिमांड को भी जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी फ्लक्चुएशंस, देयर शुड नॉट बी अप्स एंड डाउन्स इन द डिमांड, ठीक। और एक और एजम्पशन है, द लास्ट एजम्पशन इज क्वांटिटी ऑर्डर इज डिलीवर्ड। ये है क्वांटिटी ऑर्डर इज डिलीवर्ड इमीडिएटली, यानी कि जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उसको विद इन द टाइम, विदाउट एनी डिले, दैट शुड बी डिलीवर्ड, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज डिलीवर्ड इमीडिएटली, जो भी क्वांटिटी ऑर्डर की गई है उसको आपको तुरंत जो है ऑर्डर क्या कहते हैं, डिलीवर करना होता है। तो दीज आर द एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एजम्पशंस हैं, ठीक है ना। तो इन एजम्पशंस को आप एक बार देखना। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, ये इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे।
सबसे पहले एक टर्म आता है एनुअल रिक्वायरमेंट। इसमें ये सब टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले एक आता है एनुअल रिक्वायरमेंट, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनुअल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको ये डिसाइड करना होता है, you have to decide, you have to assume that how much material will be used during a year, कि पूरे ईयर में कितना माल कंज्यूम किया जाएगा। you have to decide under economic order quantity, कि जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हो, when you adopt economic order quantity model to minimize the inventory cost, you have to decide the annual requirement of material. आपको annual requirement of material to be consumed that has to be decided by you if you are adopting economic order quantity model in your inventory management. अगर आप अपने इन्वेंट्री में जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को अप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ कंपल्सन टू फाइंड आउट एनुअल रिक्वायरमेंट, और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं लिख देता हूँ, इट मीन्स हाउ मच मटेरियल will be consumed ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, अब सेकंड चीज आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बताया कि जब भी आप कोई ऑर्डर करते हो तो उसे किस कॉस्ट पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। जैसे हमने कहा जब आप कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, कि आपको बुक परचेज करनी है और उसमें दिखाया है कि भाई 460 की बुक है और 40 रुपीज़ जो डिलीवरी चार्जेस हैं, तो केवल 460 ही ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, वो डिलीवरी चार्जेस भी ऑर्डरिंग कॉस्ट हैं जो डिलीवरी चार्जेस आप पर लगेंगे उस बुक को परचेज करने में। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? परचेज प्राइस ऑफ बुक प्लस डिलीवरी चार्जेस इक्वल टू 500 विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट एट विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस पर एक ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। ठीक, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द कॉस्ट ऑफ placing an order to the supplier. It includes the following, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस पर एक ऑर्डर को प्लेस किया जाता है, और इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में कई चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। बहुत सारे तरीके की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक, इंस्पेक्शन एंड पेमेंट डिपार्टमेंट। तो 3 डिपार्टमेंट हो गए, एक परचेज डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और पेमेंट डिपार्टमेंट।
कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट में जो स्टाफ है उसको जो कॉस्ट है, सैलरी है या जो भी कॉस्ट है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उसकी सैलरी या दूसरी कॉस्ट है, और पेमेंट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उसकी सैलरी या दूसरी चीज़ों पर जो कॉस्ट आ रही है वो किस में इंक्लूड होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगी। दूसरी कौन सी कॉस्ट जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगी, दूसरी कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, ये 3 तरीके की कॉस्ट को और आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। स्टेशनरी, पेपर वगैरह, पोस्टेज, कुछ पोस्ट किया, प्रिंटिंग, और टेलीफोन चार्जेस, ये भी जो है दिस कॉस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये आपकी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, थर्ड आता है कैरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। एक और टर्म है कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, जिसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक, तो इट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड मेंटेनिंग the material in the store। यानी स्टोर में मटेरियल को होल्ड करना, मेंटेन करने में जो भी कॉस्ट आती है उसमें जो है आप इसको जो है इंक्लूड करते हो, किसको, कैरिंग कॉस्ट को। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, है ना, वो सभी जो है उसी में आती हैं, किसमें, आपकी कैरिंग कॉस्ट में। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू Q अपॉन 2 इंटू एन, सॉरी Q अपॉन 2 इंटू सी एन। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, वेयर Q किसके लिए यूज होता है, Q जो है आपका क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्डर, क्वांटिटी ऑफ एन ऑर्डर। ठीक, सी एन आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर ईयर, और 2 इज द कांस्टेंट फैक्टर। तो ये उसकी कुछ और टर्मिनोलॉजी हो गई, एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है ना, ये सब आपका होता है किसमें, उसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज़ करके हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर टर्नओवर भी कैलकुलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी है कि हमें ये बताती है कितना माल खरीदना है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर टर्नओवर जो है वो हमें ये बताता है कि उस क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बार खरीदना है। तो मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो और आंसर आया 400, इसका मतलब है 400 यूनिट्स। अगर क्वांटिटी यूनिट्स में दी हुई है तो हम लिख देंगे 400 यूनिट्स। ठीक, और अगर हमें इकोनॉमिक ऑर्डर टर्नओवर निकालना है, एनुअल टर्नओवर निकालना है, इसका मतलब है कि वो 400 आपको उस एक साल में कितने बार खरीदनी है। तो एनुअल टर्नओवर का फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि जो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट है उस एनुअल रिक्वायरमेंट को आप उस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट की है उसको कितने बार परचेज करना पड़ेगा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल टर्नओवर। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो आज आप इतना इसको गो थ्रू करना, पहला
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसके एजम्पशंस और ये कुछ टर्मिनोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी कैन कंप्यूट द इकोनॉमिक क्वांटिटी, हाउ वी कैन कंप्यूट द एनुअल टर्नओवर, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।